सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा। सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा जो दुनिया को देने हैं, उन जवाबों का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इटली का एकीकरण बताने वाला हूं। और देखिए, यहां पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से बताऊंगा, एकदम बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, एकदम किताबी भाषा नहीं है। बस आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए। ये जो इटली का एकीकरण है ना, ये आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे। मतलब समझो, यहाँ पर आपका आज पहला प्यार होने वाला है, फर्स्ट वाला लव होने वाला है। और जो पहला प्यार होता है ना, वो कभी भी भुलाया नहीं जाता है। बिल्कुल समझो कि आज आपका इटली के एकीकरण से आप लोगों का पहला प्यार होगा, जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। एकदम 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 गारंटी है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको जिस भी चीज का वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता दीजिए। अब सबसे पहला बात ये जान लीजिए आप लोग, ये जो इटली का एकीकरण है ना, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका देखो, पहला देखो, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। ये ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, कैसे हुआ। आपका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देख लो, कि इटली के एकीकरण में जिउसेप्पे मैत्सिनी, शासक विक्टर इमैनुअल, मंत्री प्रमुख कावूर और जिउसेप्पे गैरिबल्डी की क्या भूमिका थी, चर्चा करें। मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। यहाँ पर इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें, या फिर इटली का एकीकरण कैसे हुआ, या फिर जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें जिउसेप्पे मैत्सिनी का क्या भूमिका था, शासक विक्टर इमैनुअल का क्या भूमिका था, मंत्री प्रमुख कावूर का क्या भूमिका था, और जिउसेप्पे गैरिबल्डी का क्या भूमिका था। तो ये सब भूमिका, भूमिका माने होता है रोल। रोल, आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म देखते हो तो फिल्म में क्या होता है, जैसे कोई भी हीरो है, मान के चलो कोई भी हीरो है, एक हीरो का नाम ले लो, चलो अभी नाम ले लेते हैं मिथुन, मिथुन हीरो, मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, ये जो मिथुन हीरो है, कोई फिल्म में ये हीरो है, कोई फिल्म में ये गुंडा है, कोई फिल्म में ये हीरो का बाप है, कोई फिल्म में ये हीरोइन का बाप है, तो कोई फिल्म में ये भाई का रोल किया है। तो यही होता है रोल, यही होता है भूमिका। तो ये सब का क्या रोल है, ये जो यहाँ पर चार चार नाम है, ये जो चार चार नाम मैंने आपको बताया, ये सब का इटली के एकीकरण में क्या रोल है आपको बताना है। तो चलो हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो एक एक करके बात करेंगे, टेंशन मत लो। देखो इटली का एकीकरण, अब पहले बात कर लेते हैं सर एकीकरण माने क्या होता है। पहले आप जान लो कि एकीकरण माने क्या होता है। देखो वीडियो अगर बड़ा हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप देखो समझो जानो, भाई समझ में आएगा। एकीकरण मतलब क्या होता है, जैसे कि जब देश गुलाम होता है ना, जब देश गुलाम होता है तो ये बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ होता है, ये बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ होता है। और जब हर एक राज्य को मिलाकर एक बड़का सा साम्राज्य बना दिया जाता है, उसी को बोलेंगे एकीकरण। मतलब जो भी राज्य हमारा बिखरा बिखरा है, जो भी राज्य बिखरा बिखरा है, सबको क्या करेंगे, एक साथ मिलाकर एक साम्राज्य बना देंगे। तो इसी चीज को बोलेंगे एकीकरण। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारा भारत देश भी जो था, जब अंग्रेज यहाँ पे शासन करते थे तो हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। तब हमारा देश भी बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ था, हम लोग आजाद नहीं थे। फिर धीरे 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 हर एक राज्यों को मिलाकर एक भारत संघ बना दिया गया, एक भारत का साम्राज्य बना दिया गया, हमारा देश आजाद हुआ और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर इटली का एकीकरण के बारे में जानेंगे। तो वही बात है भाई, जब एकीकरण नहीं हुआ था, जब एकीकरण नहीं हुआ था उससे पहले इटली बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। और वही जो छोटा छोटा राज्यों में जो बंटा हुआ था उसको जब मिला दिया गया और एक बड़का से जब साम्राज्य बना दिया गया, तो वही होता है हमारा इटली का एकीकरण। तो ये काम कैसे हुआ है, यही चीज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, एकीकरण के पूर्व इटली अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। जब इटली का एकीकरण नहीं हुआ था ना, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंटे हुए थे। दूसरा पॉइंट क्या है, इटली की स्वतंत्रता और एकीकरण में बहुत सारे देशभक्तों ने
अपने बहुमूल्य जीवन की आहुति दी थी। जाहिर सी बात है भाई, जैसे हमारा देश भारत जो है, भारत देश को आजाद कराने के लिए भी कितने क्रांतिकारियों ने अपना जीवन दे दिए हैं। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, कितने सारे महान महान क्रांतिकारी मारे गए हमारे देश का अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इटली के एकीकरण के लिए, इटली के स्वतंत्रता के लिए वहां पर भी बहुत सारे देशभक्त अपने जीवन की आहुति दे देते हैं, अपना जीवन निछावर कर देते हैं। भाई ये जीवन क्या है भाई, देश के लिए जीवन कोई बड़ी बात नहीं है, तो अपना जीवन तक दे देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है। अगला पॉइंट क्या है, देखो ये जो इटली का एकीकरण हुआ है, इसमें जेसीपी मैत्सिनी ने इटली का आत्मा बनकर, मतलब यहाँ पर जेसीपी मैत्सिनी को इटली का आत्मा बोला जाता है। इटली का आत्मा किसको बोला जाता है? जेसीपी मैत्सिनी को। काउंट कैमिलो दे काउर इटली का मस्तिष्क बनकर, जो काउंट कैमिलो दे जो काउर थे ना, ये थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए इनको इटली का मस्तिष्क यानी कि दिमाग बोला जाता है। गैरिबाल्डी तथा विक्टर इमैनुएल द्वितीय इटली का शरीर बनकर इटली का एकीकरण किया। और यहाँ पर ये जो गैरिबाल्डी है और जो विक्टर इमैनुएल द्वितीय है, इसको यहाँ पर इटली का शरीर बोला जाता है। मतलब यहाँ पर किसी को शरीर बोला जा रहा है, किसी को आत्मा बोला जा रहा है, किसी को मस्तिष्क बोला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो चलो भाई, ये सबका भूमिका क्या है, एक एक करके हम लोग इसके भूमिका को देखते हैं। क्या रोल किया है, कहाँ हीरो बना है, कहाँ गुंडा बना है, कहाँ हीरोइन का बाप है, कहाँ हीरो का बाप है, कहाँ हीरोइन का भाई है, तो कहाँ हीरो का भाई है। चलो देखते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करेंगे जिउसेप्पे मैत्सिनी का योगदान। जिउसेप्पे मैत्सिनी ने यहाँ पर क्या योगदान दिया है इटली के एकीकरण में, इस चीज को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जिउसेप्पे मैत्सिनी का क्या योगदान रहा है। पहला पॉइंट है, जिउसेप्पे मैत्सिनी इटली के एकीकरण के लिए कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया और बाद में उन्होंने 2 और गुप्त संगठन बनाया, मार्सेई में यंग इटली तथा बर्न में यंग यूरोप। देखो इटली के एकीकरण के लिए जिउसेप्पे मैत्सिनी क्या करते हैं, पहले कार्बोनरी के गुप्त संगठन के साथ जुड़ जाते हैं। गुप्त संगठन मतलब क्या भाई, उसको गुप्त रखना है, अगर बोल देंगे तो सब जान जाएगा, जो दुश्मन है वो जान जाएगा, फिर अटैक कर देगा, हमला कर देगा, इसलिए इसका नाम है गुप्त संगठन, ठीक है। तो जिउसेप्पे मैत्सिनी क्या करते हैं, सबसे पहले जो कार्बोनरी के जो गुप्त संगठन थे ना, इसमें सबसे पहले ये जुड़ जाते हैं, इसका सदस्य बन जाते हैं और ये फिर बाद में क्या करते हैं, खुद 2 ठो गुप्त संगठन बनाते हैं। कहाँ कहाँ बनाते हैं, तो एक बनाते हैं मार्सेई में और एक बनाते हैं बर्न में। मार्सेई में जो बनाते हैं इसका नाम है यंग इटली और जो बर्न में बनाते हैं इसका नाम है यंग यूरोप। यंग 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 माने भाई जवान, हम लोग जवान है ना, हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका नाम दिया गया यंग इटली और यंग यूरोप। इस संगठन के माध्यम से मैत्सिनी लोगों को इटली के एकीकरण के लिए जागरूक किया और यहाँ पर जिउसेप्पे मैत्सिनी ने ये जो गुप्त संगठन बनाए हैं, 2 गुप्त संगठन ये जो बनाए हैं, इसके माध्यम से ये लोगों को जागरूक करते थे कि देश के प्रति भाई अपना अगर देने का समय आए ना तो अपना जान भी दे दो, देश के लिए कुछ भी करो, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, अपने देश के मान सम्मान के लिए, अपने देश के एकीकरण के लिए कुछ भी करो। तो यही सब चीज को लेकर मतलब ये लोगों को क्या करते थे, जागरूक करते थे। देखो पहला पॉइंट में कुछ नहीं है, बात ध्यान से सुन लो। जिउसेप्पे मैत्सिनी ने इटली के एकीकरण के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन जाता है, फिर ये बाद में खुद 2 ठो गुप्त संगठन बनाते हैं। एक कहाँ बनाते हैं भाई, एक बनाते हैं मार्सेई में, एक बनाते हैं बर्न में। मार्सेई में जो बनाते हैं इसका नाम है यंग इटली और बर्न में जो बनाते हैं इसका नाम है यंग यूरोप। और इस गुप्त संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। बस पहला पॉइंट में यही मैंने आप लोगों को बताया। आगे देखो दूसरा पॉइंट क्या है, 1831 और 1848 के युद्ध में जिउसेप्पे मैत्सिनी विफल हो गए और युद्ध का सारा भार सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर आ गई। देखो 1831 और 1848 का जो युद्ध होता है, ये दोनों युद्ध में जिउसेप्पे मैत्सिनी भाई फेल हो जाते हैं, हार जाते हैं। जब ये हार जाते हैं तो सारा भार किसके ऊपर आ जाता है, तो विक्टर इमैनुएल द्वितीय के ऊपर सारा भार आ जाता है। विक्टर इमैनुएल द्वितीय के ऊपर सारा भार आ जाता है। अब हम लोग यहाँ से विक्टर इमैनुएल द्वितीय के बारे में जानेंगे कि इनके ऊपर क्या भार आता है और ये बंदा क्या करता है। तो देखो अब बात करेंगे विक्टर इमैनुएल द्वितीय का योगदान, क्योंकि अब सारा जो भार है विक्टर इमैनुएल द्वितीय के ऊपर आ गया। अब विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने अपना क्या योगदान दिया है, इस चीज को देखो। पहला पॉइंट क्या है, युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर थी। देखो मैंने शुरू में ही बताया
यहाँ पर ये जो इटली राज्य है एकीकरण से पूर्व मतलब एकीकरण से पहले बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। ये जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय है इनका यही काम था कि ये जो छोटे छोटे राज्य है ना, जो छोटे छोटे राज्य में इटली जो बंटा हुआ है इसको तुम क्या करो, जोड़ो, और जोड़ के भाई क्या करो, एक साम्राज्य बनाओ। इसका यही काम था, ये छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने का काम कर रहे थे। वही चीज लिखा गया है। अगला पॉइंट है, बाद में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने इटली के एकीकरण का भार काउर जी को दे दिया, और फिर बाद में ये क्या करते हैं, इटली के एकीकरण का जो भार है ये काउंट कैमिलो दे काउर को दे देते हैं। और यहाँ पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय का क्या काम था भाई, तो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का यही काम था कि ये यहाँ पर क्या करते थे, विक्टर इमैनुअल द्वितीय क्या इसको काम दिया गया था, ये छोटे छोटे राज्यों को जोड़ने का काम कर रहे थे, और फिर बाद में ये सारा भार किसको दे देते हैं, काउर जी को दे देते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे काउंट कैमिलो दे काउर का क्या योगदान रहा है। तो देख लो काउंट कैमिलो दे काउर का योगदान, आगे देखो। काउंट कैमिलो दे काउर का योगदान, पहला पॉइंट है, काउंट कैमिलो दे काउर सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था। देखो काउंट कैमिलो दे काउर पहले कौन थे भाई, इस चीज को जान लो। तो सार्डिनिया पिडमांट जो है ना उसका प्रमुख मंत्री का नाम क्या था, काउंट कैमिलो दे काउर। काउंट कैमिलो दे काउर को इसलिए मस्तिष्क बोला गया है क्योंकि भाई एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत नॉलेज था, बहुत बुद्धि था इसका। देखो काउंट कैमिलो दे काउर एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, बड़ी माइंड था इसका, फटाफट 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 बहुत कुछ सोच लेता था। अगला पॉइंट है, काउर जी ने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इटली के जो प्रदेश थे, जो देश थे, उसको एकीकृत करने के लिए, एक जगह पे सबको जोड़ने के लिए इन्होंने भी आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इन्होंने भी आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला है कि काउर जी कहते थे इटली का सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया है। काउर जी क्या कहते थे कि इटली का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ऑस्ट्रिया है। काउर ने फ्रांस से सार्डिनिया पिडमांट तक एक ऐसा कूटनीति प्लान बनाया जिसके चलते सार्डिनिया ने 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। देखिए यहाँ पर जो काउर जो थे ना, काउंट कैमिलो दे जो काउर थे, ये ऑस्ट्रिया को इटली का सबसे बड़ा दुश्मन बताते थे। इन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, 1859 में जो ऑस्ट्रियाई बल था ना उसको हरा दिया, उसको हरा दिया। इस लड़ाई में सैनिकों के अलावा कई सशस्त्र स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया जिसका नेतृत्व जेसेप्पे गैरिबाल्डी कर रहे थे। अब ये जो लड़ाई हुआ था जहां पर ऑस्ट्रियाई बलों को हराया गया, तो इस लड़ाई में सैनिक तो थे ही और बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे मतलब सशस्त्र स्वयंसेवक भी थे, जिसमें से यहाँ पर है नाम एक देख लो, जेसेप्पे गैरिबाल्डी। और जो भी सशस्त्र स्वयंसेवक थे उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जेसेप्पे गैरिबाल्डी ही कर रहे थे, जेसेप्पे गैरिबाल्डी ही कर रहे थे। बात क्लियर, बात समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, बात को समझ लो। यहाँ पर काउंट कैमिलो दे काउर क्या कहते थे कि ऑस्ट्रिया जो है ना वह इटली का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इटली का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो काउर ने क्या किया भाई, फ्रांस से लेकर सार्डिनिया पिडमांट तक एक ऐसा प्लान बनाता है, ऐसा प्लान बनाता है जिसमें 1859 में क्या होता है, ऑस्ट्रियाई बलों को ये हरा देते हैं, ऑस्ट्रियाई बलों को हरा देते हैं। और ये जो लड़ाई हुआ था इसमें सैनिक तो था ही और साथ ही साथ बहुत सारे सशस्त्र स्वयंसेवक भी थे जिसका नेतृत्व जेसेप्पे गैरिबाल्डी कर रहे थे। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीज हुआ। आगे देख लो, आगे क्या है, जेसेप्पे गैरिबाल्डी का योगदान। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या है, जेसेप्पे गैरिबाल्डी सैनिकों के साथ साथ सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व कर रहे थे। ये जेसेप्पे गैरिबाल्डी थे ना, ये सैनिकों का तो नेतृत्व कर ही रहे थे और साथ ही साथ जो सशस्त्र स्वयंसेवक थे उनका भी नेतृत्व यही कर रहे थे। 1807 में उन्होंने दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों पर कब्जा जमाया। 1807 में क्या करते हैं भाई, ये बहुत सारे जगहों पर, इटली के बहुत सारे राज्यों पे अपना कब्जा जमा लेते हैं और वहां से जो भी मतलब ऑस्ट्रियाई बल थे या फिर जो गुलाम बना के रखे थे उन लोगों को वहां से खदेड़ देते हैं, भगा देते हैं। उन्होंने स्थानीय किसानों का समर्थन जीता और फिर स्पेनी शासक को सत्ता से हटा दिया। जो स्थानीय किसान थे, वहां के रहने वाले जो किसान थे, उन लोगों का पहले दिल जीता, समर्थन जीता। उसके बाद उन लोगों की सहायता से जो स्पेनी शासक थे ना, स्पेनी शासक जो थे उनको सत्ता से हटा दिया। तो यहाँ पर ये जेसेप्पे गैरिबाल्डी का योगदान है। आगे देख लो, आगे देखो इसके बाद होता क्या है। इस प्रकार इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। देखो इस प्रकार से क्या होता है, इटली का एकीकरण होता है और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा बना दिया जाता है और काउंट कैमिलो दे काउर को प्रमुख मंत्री बनाया गया और काउंट कैमिलो दे काउर को प्रमुख मंत्री बनाया जाता है। देखो
यहाँ पर एक कंफ्यूजन है कि बहुत जगहों पर दिया है कि 1861 में यहाँ पर एकीकरण पूरा हुआ है, बहुत सारी जगह पे 1861 नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ ना, तो वास्तव में 1861 में अगर देखा जाए तो इटली पूरी तरीके से एकीकृत नहीं हुई थी, मतलब इटली का पूरी तरीके से एकीकरण नहीं हुआ था। आगे अगर मैं बोलूं, जब 1861 को विक्टर इमैनुअल को इटली का राजा घोषित किया गया था, उस समय इटली पूरी तरह से एकीकृत नहीं हुई थी, मतलब उस समय इटली का एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट तरीके से एकीकरण नहीं हुआ था। उस समय रोम पोप के अधीन था तथा 1871 में रोम इटली में शामिल हो गया और इस तरह 1871 में इटली का एकीकरण हुआ। तो कुछ इस प्रकार से भाई हमारा इटली का एकीकरण हो जाता है। देखो फटाक से आप लोग मुझे 1 मिनट दो और हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट में फुल रिवीजन मारते हैं, फुल रिवीजन मारते हैं, जितना भी पढ़ाया गया आपको फुल रिवीजन मार लो। देखो यहाँ पर भाई हम लोग पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण जब नहीं हुआ था उस समय इटली बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इटली के एकीकरण में स्वतंत्रता में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, बहुत सारे देशभक्तों ने अपना जान दे दिया है। यहाँ पर इटली का जो एकीकरण है इसमें जेसेपी मेदिनी को इटली का आत्मा बोला जाता है, काउंट कैमिलो दे काउर को यहाँ पर इटली का मस्तिष्क बोला जाता है, गैरिबोल्डी और विक्टर इमैनुअल द्वितीय को यहाँ पर इटली का शरीर बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जेसेपी मेदिनी का योगदान। तो जेसेपी मेदिनी इटली के एकीकरण के लिए पहले कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बन जाता है, फिर ये खुद 2 गुप्त संगठन बनाते हैं, एक बनाते हैं मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बनाते हैं बर्न में यंग यूरोप। और ये जो गुप्त संगठन था इसके माध्यम से ये लोगों को जागरूक करने का काम करते थे। उसके बाद क्या होता है, मतलब जेसेपी मेदिनी जो है ये 1831 और 1848 के युद्ध में हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ठीक है, मतलब हार जाते हैं। तो सारा भार जो है ना किसके ऊपर आ जाता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय के ऊपर आ जाता है। सारा जो भार है वो विक्टर इमैनुअल द्वितीय के ऊपर आ जाता है। अब देखो जब विक्टर इमैनुअल द्वितीय के ऊपर भार आ जाता है भाई, और पहले देख लो विक्टर इमैनुअल द्वितीय का क्या काम था। विक्टर इमैनुअल द्वितीय क्या कर रहे थे, जो इटली में जो छोटे छोटे जो राज्य थे ना इसको एकीकृत करने का काम कर रहे थे, सबको जोड़ने का काम कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय क्या करते हैं, जो इटली के एकीकरण का जो भार है वे काउंट कैमिलो दे काउर को दे देते हैं। किसको दे देते हैं, काउंट कैमिलो दे काउर को दे देते हैं। अब काउंट कैमिलो दे काउर क्या करते हैं, देख लो काउंट कैमिलो दे काउर क्या करते हैं। पहला बात, काउंट कैमिलो दे काउर जो थे सार्डिनिया पिडमांट का प्रमुख मंत्री था और ये बहुत ही भाई कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, बहुत ही माइंड वाला व्यक्ति था। इन्होंने इटली को एकीकरण करने का जो आंदोलन है, आंदोलन का नेतृत्व तो काउंट कैमिलो दे काउर नहीं किया था। ये क्या बोलते थे, ये बोला करते थे कि जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया जो है ये इटली का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये काउंट कैमिलो दे काउर क्या करते हैं, फ्रांस से लेकर सार्डिनिया पिडमांट तक एक ऐसा प्लान बनाते हैं, एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिसमें 1859 में क्या होता है, ऑस्ट्रियाई बलों को ये हरा देते हैं, ऑस्ट्रियाई बलों को धूल चटा देते हैं, हरा देते हैं। और ये जो लड़ाई हुआ था इसमें सैनिक तो था ही और साथ ही साथ बहुत सारे सशस्त्र स्वयंसेवक भी थे। और ये जो सैनिक थे और ये जो सशस्त्र स्वयंसेवक थे इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जेसेपी गैरिबोल्डी कर रहा था। कौन कर रहा था, जेसेपी गैरिबोल्डी। अब अगर जेसेपी गैरिबोल्डी के बारे में देखेंगे तो देखो जेसेपी गैरिबोल्डी क्या कर रहे थे, तो जेसेपी गैरिबोल्डी सैनिकों का और जो सशस्त्र स्वयंसेवक था उन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे, क्या करना है, कैसे लड़ना है, किनको मारना है, ठीक है, पूरा जो रणनीति है यही बता रहे थे। 1807 में क्या होता है, ये बहुत सारे इटली के राज्यों में कब्जा कर लेते हैं जहां पर पहले से मतलब जो दुश्मन लोग बैठे हुए थे वो सब जगहों पे ये कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो स्थानीय किसान है उसका दिल जीता, समर्थन जीता और फिर जो स्पेनी शासक था ना उसको वहां से हटा दिया, सत्ता से उसको हटा दिया। और इस प्रकार हमारा इटली का एकीकरण होता है। और 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को राजा घोषित किया जाता है और काउंट कैमिलो दे काउर को प्रमुख मंत्री बनाया जाता है। 1861 में इटली हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट तरीके से यहाँ पर एकीकृत नहीं हुई थी, मतलब इटली का पूरी तरीके से एकीकरण नहीं हुआ था। 1871 में क्या होता है, जो रोम है वह इटली में शामिल हो जाता है और इस तरह 1871 में हमारे इटली का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा हमारा इटली के एकीकरण का वीडियो। जहां तक मुझे लग रहा है कि भाई आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गया है, वाकई में समझ में आया भाई, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना, वीडियो जितना हो सके शेयर कर दो आप लोग अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।